अगर ओपन मार्केट में हम लोग जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो 10 रुपए का अगर एक फ्लावर अगर लेके चलते हैं, तो 10 रुपए का अगर एक फ्लावर अगर बेच रहे हैं हम लोग मार्केट में जाके, तो 37,000 इंटू 10 कर लीजिए, ठीक ना। तो लगभग आपका जाता है 3 लाख 3.5 लाख के आसपास आपका ये जो है माल निकल रहा है, जो है 1 एकड़ का 3.5 लाख। आलू, मटर, टमाटर जैसी सारी सब्जियों की तरह आज हम बात करने वाले हैं गोभी की। आपने देख रखा होगा यहाँ पे गोभी लगी हुई है, तो इसके प्रोसेस के बारे में आज हम बताएंगे आपको कि इसको लगाते कैसे हैं, इसका जर्मिनेशन कैसे होता है और इसका सारा का सारा प्रोसेस आज हमें समझाएंगे। हमारे साथ मौजूद है एक सर, चलिए आइए हम उनसे बात करते हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज डॉक्टर जितेंद्र कुमार, रामा यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल का भी पार्ट मैं देखता हूँ यहाँ पे कि वेजिटेबल में हमने इस बार आप देखेंगे तो डिफरेंट वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे ग्रो कर रखी है। जैसे आपको देखेंगे यहाँ पे अभी फर्स्ट में हमने यहाँ पे कैबेज लगा रखा है और दूसरी तरफ देखेंगे आप थोड़ा सा तो हमने कॉलीफ्लावर का भी पार्ट लगा रखा है। उसके बगल आप दूसरे पार्ट में जाएंगे तो ब्रोकली और हमारा नौलखोल जिसको हम लोग देसी में बोलते हैं गाढ़ गोभी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत वैरायटी की फसल हो रखी है और इंटरक्रॉपिंग हो रखी है जी। ओके, तो आज हम बेसिकली बात किस पे करने वाले हैं, आप हमें इसके बारे में बताइए। बात हम मेजर क्रॉप इस समय जो बोलते हैं हम लोग कोल क्रॉप्स इसको बोलते हैं। तो कोल क्रॉप्स में हमने आज सबसे पहले आप लोगों से इस पे चर्चा करेंगे कैबेज पे। तो कैबेज की नर्सरी हम लोग कैसे तैयार करते हैं और किन किन चीजों की बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या आवश्यकता होता है हमें ध्यान रखने योग्य बातें, वो हम पॉइंट वाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं जो नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी हमें ऐसी जगह पे तैयार करना चाहिए जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। वाटर लॉगिंग की समस्या का मतलब यहाँ पे जल की समस्या ना हो, जल ठहराव ना हो। अगर जल ठहराव होता है वहाँ पे तो हमारा क्या होगा कि जो क्रॉप हमने लगा रखी है, जो नर्सरी हमने तैयार कर रखी है, वो डैम्पिंग ऑफ वहाँ पे हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ का मतलब ये हुआ कि फल हमारा जो है वहाँ पे स्टेम उसकी गलनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वहाँ पे पानी का ठहराव ना हो, ऊंचा रहे हमारा नर्सरी जो है। मतलब ऊंची जगह पे हमें लगानी चाहिए ताकि वहाँ से सारा पानी जी निकल जाए और रुके ना। बिल्कुल। ओके सर, तो जब सर नर्सरी तैयार करते हैं तो कितने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी सबसे पहले स्टार्ट होता है मिट्टी से, तो उसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी रहती है? अगर हम वेजिटेबल की क्रॉप की बात करें तो हमारे लिए सैंडी टू सैंडी लोम, दोमट और बलुई दोमट मृदा जो हमारे लिए वेजिटेबल क्रॉप के लिए उपयुक्त होती है। तो सबसे बेस्ट वही मानी जाती है। पीएच जो हम लोग रखते हैं नॉर्मली, जो पीएच किसान ग्रो करता है वो 5 to 6.5 के अराउंड बीच हम लोग अपना पीएच रखते हैं जो है। तो सर जब हम लोग ये मिट्टी के जैसे ये लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए आप मिट्टी की जांच वगैरह करवाते हैं कि? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मिट्टी की जांच हमारे किसानों को बहुत जरूरी है कि मिट्टी की जांच करवाएं, ये जिससे हमें ये पता चला कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी है या नहीं है। तो किसान भाइयों से हम कहेंगे कि मिट्टी की जांच सबसे पहले वो जरूर कराएं। तो सर आपने जो नर्सरी तैयार करवाई है तो उसमें सर आपने सबसे अच्छा बीज, मतलब हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कौन सी क्वालिटी का बीज और कौन सी वैरायटी हमें चूज करनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि किसान भाई तो सभी लोग ये जानते हैं कि हमें जो सिलेक्शन ऑफ वैरायटी जो सिलेक्ट करना है वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। लगभग हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं वैरायटी का वो सर्टिफाइड होना चाहिए। हालांकि मार्केट में इस समय ट्रूथफुल लेवल सीड का मार्केट में हमारे यहाँ पे पैकेट में लिखा हुआ था, ट्रूथफुल लेवल सीड रहता है, तो फार्मर्स लगभग वही सिलेक्ट करते हैं। हमने जो वैरायटी का सिलेक्शन किया है ये हमारी प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, सिंजेंटा जो है, और सकाता। तो सकाता कोल क्रॉप्स में हमने यहाँ पे अपना लगा रखा जो है। ओके सर, तो सर आपने जैसे बीज के बारे में बताया, तो हम लोग यही, आपने क्यों सोचा कि आपको यही बीज चूज करना चाहिए? सकाता कंपनी का रिजल्ट जो है, अभी मैंने लास्ट टाइम ब्रोकली का लगाया था तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा जो है। नर्सरी में हमें कोई दिक्कत, नर्सरी हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। नर्सरी से फाइनल ट्रांसप्लांटिंग के समय हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी थे, विग्रस थे और उनकी जो हेड क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी थी जो है। बीज की बुआई के बाद में प्लांट जो होता है वो ग्रो कितने दिन में करता है? नर्सरी तैयार करने में जब आप नर्सरी डालते हैं, वो नर्सरी तैयार करने में जो आप फाइनल ट्रांसप्लांटिंग मेन फील्ड पे करेंगे, कम से कम आपको 20 से 25 दिन का समय चाहिए। एक तो आप ये समझ सकते हैं कि 25 दिन का समय मिल जाए आपको, या फिर आप जाइए प्लांट के पास, उसमें ये देखिए कि आपके प्लांट में 2 से 4 लीफ अगर आ गए हैं तो आप उस प्लांट को ट्रांसप्लांट फील्ड पे कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले आप मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं और उसको कैसे लगाते हैं? मिट्टी नॉर्मली जैसे कि हम लोग ज्यादा एरिया
में तो करते नहीं। अगर 1 एकड़ की बात कर लें हम लोग तो 10 से 12 बेड हम लोग तैयार करते हैं। 10 से 12 बेड नॉर्मली हम लोग फावड़े से या फील्ड से अपने जो है क्या होता है हैरो या कल्टीवेटर से जोत के फील्ड को हम लोग अपनी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। उसमें ज्यादा कुछ हम लोग नहीं करते हैं, FIM हम लोग मिला देते हैं उसी समय जो है, और एक फंगीसाइडल जो है उसमें सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कोई भी हमारे नर्सरी को फंगीसाइड इफेक्ट ना पड़े जो है। तो ट्रांसप्लांट हो गया, ट्रांसप्लांट के बाद जब हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं उनके जैसे ये आपने जैसे ये अभी लगा हुआ है तो इसमें सर डिस्टेंस दिख रहा है कि हर एक पौधे के बीच में एक स्पेस है, तो उस स्पेसिंग के बारे में कुछ बताइए कि इसमें कितना स्पेस रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब हम लोग नर्सरी देखते हैं कि हमारी नर्सरी 1 महीने की हो गई और फाइनल हम लोग अपनी मेन फील्ड पे आते हैं, तो मेन फील्ड हम लोग यहाँ से पहले से तैयार करके रखते हैं, ठीक है ना। आप चाहे जैसे हैरो ले लीजिए, कल्टीवेटर लीजिए, उसको हम लोग तैयार करके रखते हैं और 1 हेक्टेयर में ही हम लोग मान के चलते हैं। 1 हेक्टेयर में हम लोग कम से कम 20 से 25 कुंटल जो FIM यहाँ पे मिला देते हैं। FIM मिला के हम लोग इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद इसको हम लोग फिर से मिट्टी को पलट देते हैं। मिट्टी पलटने के बाद हम लोग इसको एक लेवल कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको फ्लैट बेड पे लगवा रखा है, जबकि हमको इसको रिजेस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम रिजेस पे देखा था, तो हम लोगों ने इस बार कहा कि इस बार फ्लैट बेड पे करके देखते हैं कि फ्लैट बेड पे इसका रिजल्ट क्या रहता है। और नॉर्मली आप देखेंगे जो स्पेसिंग मैम बता रहे हैं कि स्पेसिंग हमने इसमें क्यों इतना करके रखा हुआ है, तो स्पेसिंग इसलिए जरूरी हो जाता है कि मान लीजिए आपने ये स्पेसिंग जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग हमने रखी हुई है यहाँ पे ये 60 रखी हुई है, और रोड टू रोड जो रखी हुई है ये 45 रखी हुई जो है। तो 60x45 का जो हमने स्पेसिंग रखा हुआ है, इससे ये हो गया कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो चलने में एक तरीके से आसानी हो रही है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का हमको काम करना हुआ है, इंटरकल्चर ऑपरेशन हुआ, बिल्डिंग हुआ, होइंग हुआ, वो हम बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेसिंग का यही पर्पज है। तो सर जैसे आपने बताया इस बार आपने फ्लैट बेड तैयार कर रखा हुआ है, तो फ्लैट आपने मतलब ये सिर्फ अपने दिमाग से सोचा कि रिसर्च करके देखते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है, बस बेसिकली यही है कारण कि और भी कुछ है? नहीं, नॉर्मली जैसे कि हम लोग एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग रिसर्च करते रहते हैं कि अगर इस बार हम लोगों ने मल्चिंग पे काम किया तो विदाउट मल्च इस बार काम करके देखते हैं क्या रिजल्ट मल्च पे हमारा आया था और विदाउट मल्च पे हमारा रिजल्ट क्या आता जो है। ठीक है, ट्रांसप्लांट हो गया है, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लांट जो हम लोग लगा देते हैं उसके बाद वो ग्रोथ कितने दिन में करता है सर, और इसमें सिंचाई कितनी लगती है? जी बिल्कुल, जो है जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी नर्सरी तो पहले ही 1 महीने की हो चुकी थी जी। 1 महीने की नर्सरी होने के बाद जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कोशिश हम लोग ये रखते हैं कि हमेशा ट्रांसप्लांटिंग हम लोग शाम को करें। शाम को करने का रीजन ये है कि जैसे ही आप क्रॉप को मेन फील्ड पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो इरिगेशन आपको देना कंपलसरी है। फर्स्ट इरिगेशन आपको देना ही देना है उसी समय आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, इरिगेशन कंपलसरी आपको देना है, फर्स्ट इरिगेशन उसी समय आप देंगे। और ग्रोथ कितने दिन में सर होती है पौधे की? ग्रोथ इसकी आप जिस दिन लगाते हैं 30 दिन की हमारी क्रॉप ऑलरेडी पहले से रहती है। अगर इस समय आप हमारी क्रॉप को देख रहे हैं तो 30 दिन नर्सरी को लेके अभी तक की हमारी जो क्रॉप तैयार हुई है 45 दिन की हमारी क्रॉप इस समय आपकी लगी हुई है। इसमें हम लोगों ने केवल अभी इसमें DAP का एक बार स्प्रे हम लोगों ने किया है और कुछ इसमें प्लांट टू प्लांट भी DAP हम लोगों ने डाला हुआ है। ठीक है सर, आप DAP की बात करें तो इसमें जैसे आपने जब प्लांट लगाए हुए हैं तो इसको न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या इसमें डालते हैं, क्या करते हैं, ये बताइए सर। जैसे कि पर एकड़ की बात करें तो हम लोग इसमें 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखें तो 120 किलोग्राम हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास जो है आपका 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं खेत में। ओके। तो सर जब ये सारी चीजें डाल देते हैं, बाकी इसमें आप बताइए कि जो 1 एकड़ में हम लोग पौधे कितने लगा सकते हैं? देखिए पौधे की अगर बात करें तो एग्जैक्ट जैसे हम लोग पर एकड़ में जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, जैसे हम लोगों ने नर्सरी की अभी बात की थी 10 से 12 बेड की, तो 1 हेक्टेयर में जो नर्सरी हमारी इसके कैबेज की हम लोग तैयार कर रहे हैं वो 400 से 500 ग्राम सीड हम लोग लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। तो 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर सीड के लिए सफिशिएंट है, जो बुक में हमारे रिसर्च के बेस पे लिखा हुआ है। तो 500 ग्राम सीड हम लोग तैयार करते हैं। तो अगर 1 हेक्टेयर की अगर बात करें हम लोग बात कर लेते हैं कैबेज की, तो लगभग अगर 60x45 की स्पेसिंग अगर हम लोग लेके चलते हैं तो अनुमानित हम लोग 35,000 प्लांट जो है 35 से 37,000 प्लांट हम लोग 1 हेक्टेयर में हम लोग लेके चलते हैं। जैसे सर ने बताया कि 1 एकड़ में हम लोगों को 35 से 37,000 तक के प्लांट हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर इसके बाद इसका आउटपुट सर कितना निकलता है? अगर हमने जैसे बात की है कि 60x45 की स्पेसिंग अगर हम लेके चलते हैं जी, ठीक है ना, तो 35-37,000 जो मैंने आपको प्लांट बताया वो लगभग 35,000 आ जाएंगे। 37,000 भी जाएगा अगर सब कुछ अगर मेंटेन रखते हैं, 37,000 प्लांट एग्जैक्ट आता है 1 हेक्टेयर में। तो अगर हम इनपुट हमने जो भी लगाया इसमें जो है मतलब खाद हो गया, हमारे लेबर हो गए और फर्टिलाइजर हो गया, उस सबका इनपुट जो भी लगता है वो एग्जैक्ट हम लोगों ने अपने उसमें
हमने कर रखा है। अगर आउटपुट की अगर बात करते हैं, मेन आउटपुट की बात करते हैं, तो अगर मार्केट का रेट अगर आपको पता होगा, इस समय जो हम लोग का दिसंबर मंथ चल रहा है, तो गोभी नॉर्मली हमारी 20 से 30 रुपए की बिक रही है। अगर ओपन मार्केट में हम लोग जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो 10 रुपए का अगर एक फ्लावर अगर लेके चलते हैं, तो 10 रुपए का अगर एक फ्लावर अगर बेच रहे हैं हम लोग मार्केट में जाके, तो 37,000 इंटू 10 कर लीजिए, ठीक ना। तो लगभग आपका जाता है 3 लाख 3.5 लाख के आसपास आपका ये जो है माल निकल रहा है, जो है 1 एकड़ का 3.5 लाख। उसमें से अगर हम आउटपुट इनपुट जो हमने लगा रखा है, मिनिमम अगर इनपुट अगर हम लोग वहाँ पे मान के चलते हैं कि 80 to 90,000, उसको अगर हटा देते हैं तब भी हम लोग 2 लाख के आसपास जो हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट रहता है। सर ये आपने मेड पे क्या लगा रखा है? जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अभी कैबेज जो लगा रखा था, स्पेसिंग आप देख रही होंगी। हाँ। तो स्पेसिंग तो मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ पे वीडिंग और होइंग बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और मेड़ की बात करें कि क्योंकि मेड़ हमारा यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, तो मेड़ क्योंकि हमारी ऐसे जा रही थी, तो इस पे हम लोग वेस्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने इस पे क्या किया कि आप देख रहे होंगे कि टर्निप जो है बड़े आराम से एक क्या कहते हैं फीट पे जो है हम लोगों ने टर्निप का सीड जो है यहाँ पे लगा रखा है। जो तो इससे क्या होगा कि हमारी कैबेज तो तैयार हो ही रही है, साथ साथ में हमारा ये टर्निप भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर में जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा 200 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर हमारा जो टर्निप आपका प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे फार्मर जो हमारी एक ही साथ जो है अपना ये कैबेज और क्या कहते हैं टर्निप का भी प्रोडक्शन बड़े आराम से ले सकते हैं जो है। ठीक है सर, तो मतलब ये है कि बेसिकली आपने कोई जगह अपनी खराब नहीं जाने दी है। ऐसे ही किसान भाइयों आप भी कर सकते हो कि आप अपनी जगह का यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप कोई और फसल लगा रहे हैं तो आप अपनी मेड़ों का यूज करके कोई दूसरी फसल लगा के उसका भी फायदा उठा सकते हैं। सर दोबारा से कैबेज पे आ जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कीड़े वगैरह कौन से लगते हैं और उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं? जी हाँ, जैसे कि देखा होगा आपने कि जब ये फुल स्टेज पे अपना ये हेड इसमें कम्पैक्ट होता है, जैसे कैबेज की अगर बात करें तो अभी ये स्टेज पे शुरुआत हो रही है, इनिशियल स्टेज है, इसमें हेड बनेगा। हेड जब ये बनके तैयार होता है तो इसमें जो आपको देखेंगे तो एक डायमंड बैक माउथ होता है, जो है जैसे आप कभी देखा होगा कि कैबेज को अगर काटते हैं तो उसके अंदर हरे हरे जो है कीड़े निकलते होंगे, तो वो इसमें बड़ा इफेक्ट करता है कि वो अंदर होल करके अपने लार्वा जो होते हैं इसमें इंसेक्ट कर देते हैं। वो लार्वा जो अपना कन्वर्ट होकर फिर पूरा एग लार्वा प्यूपा एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये पूरी हमारी जो हेड जो है अंदर होल हो जाता है। उससे क्या हमारी जो हेड का जो शेप होता है वो कम्पैक्ट नहीं रहता है, वो हेलो हो जाता है, दबता रहता है, तो मार्केट रेट जो है वैल्यू क्या उसका कम मिलता है जो है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बचने के लिए शुरुआती स्टेज में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये तो पहले देख लीजिए कि इसमें जब नर्सरी स्टेज से ट्रांसप्लांट करते हैं फार्म्स में, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे एक इंसेक्ट लगता है, रेड पंपकिन बीटल। तो रेड अभी तो नहीं लगा हुआ है, जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उसी समय आपको देखने को मिलता है। तो इंसेक्टिसाइड आता है आपका जो है, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाते हैं, तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, बड़े आराम से वो कंट्रोल हो जाएगा। डायमंड बैक मॉथ बहुत ही इनिशियल है, आपको उसको जरूर ध्यान रखना है कि डायमंड बैक मॉथ सबसे ज्यादा वही इफेक्ट करता है। इसमें कोलगेट लगने के तो बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, लेकिन मेन जो हमारा है डायमंड बैक मॉथ को ही हम लोग लेके चलते हैं कि उसको अगर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो हमारी क्रॉप जो है बहुत ही हेल्दी रहती है जो है। ओके सर, ठीक है दोस्तों, तो आप भी एनकोस फार्मर ऐप डाउनलोड करके आप भी सर की तरह वहाँ से जो भी परचेज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें मंगा सकते हैं।